गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग किरण प्रकाश का एक नया लेक्चर पढ़ रहे हैं जहां हम लोग प्रिज्म के बारे में बात करने वाले हैं और उसके बाद हम लोग आपके पास कोणीय विक्षेपण के बारे में बात करेंगे, कोणीय क्षमता के बारे में बात करेंगे आपके पास, जो कि प्रिज्म पे आधारित एक छोटा सा कंसेप्ट आपके पास है वर्ण विक्षेपण के नाम से। तो सबसे पहले समझते हैं प्रिज्म क्या है। आपने 12th की प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिए होंगे तो वहाँ पे आपने लैबोरेटरी में प्रिज्म देख लिया होगा। दो पारदर्शी अपवर्तक पृष्ठ एक दूसरे से किसी कोण पे झुके हुए हो, तो इस प्रकार से जो आकृति हमें प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रिज्म कोण। जैसे ये एक पृष्ठ है और ये दूसरा पृष्ठ है, इन दोनों पृष्ठ के बीच में कुछ कोण होगा। जैसे फिजिक्स लैब के अंदर जो प्रिज्म आप काम में लेते हो मूलतः 60 डिग्री का उनका प्रिज्म कोण होता है। तो इनके बीच में ये जो कोण बनता है इसको बोलते हैं प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण आपके पास। तो अगर मैं आकृति की बात करूं 3D के अंदर कैसी आकृति होगी आपके पास, तो इस प्रकार से आपको प्रिज्म दिखाई देता है। ऐसे ये आपका प्रिज्म है। ये तो देखिए आपके पास एक तो पृष्ठ ये है और एक पृष्ठ ये है आपके पास, और ये दोनों एक दूसरे से किसी कोण पे झुके हुए हैं। ये जो कोण है ये कोण क्या कहलाता है बेटा? प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण। तो प्रिज्म कोण की परिभाषा क्या है? किसी समांगी पारदर्शी माध्यम के उस आकृति को प्रिज्म कहते हैं जो किसी पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा हो। दो समतल पृष्ठ इस प्रकार से झुके हो, इन पृष्ठों के अपवर्तक पृष्ठ तथा इनके बीच के कोण को प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण कहा जाता है आपके पास। तो ये 3D आकृति आप बना लेना बेटा। हमें प्रिज्म सूत्र की उत्पत्ति करनी है। प्रिज्म सूत्र क्या है? एक सूत्र है जिसकी सहायता से हम लोग उस प्रिज्म के अपवर्तनांक का मान ज्ञात करते हैं। अर्थात वो प्रिज्म जिस कांच का बना है उसका क्या निकालेंगे बेटा? अपवर्तनांक। तो एक मैथमेटिकल डेरिवेशन है, उसको ध्यान से समझना आपके पास। इसमें मैं इसका 2D फिगर बना रहा हूं। तो ये मेरा क्या है बेटा? प्रिज्म है आपके पास। ये प्रिज्म हो गया, ठीक है। और ये इसका बन गया प्रिज्म कोण कितना? ए। मैंने बोला कि एक आपके पास क्या है? किरण है प्रकाश की, जो तिर्यक रूप से इस पृष्ठ पर आपतित होती है। अगर ये किरण यहाँ आपतित होगी आपके पास, तो ये जो इसका आपतन बिंदु होगा, ये आपतन बिंदु कैसा है बेटा आपके पास? समतल पृष्ठ का। और आपतन बिंदु अगर समतल पृष्ठ पे हो तो जो अभिलंब होता है वो इस समतल पृष्ठ का लंबवत घटक होता है। कौन सा घटक है? लंबवत। अर्थात ये कोण कितने का है? 90 डिग्री का, और ये भी कितने का बेटा? 90 डिग्री का। ये इसका क्या है? अभिलंब आपके पास है, ठीक है। अब ये किरण कौन से माध्यम में बेटा? विरल। और अंदर कांच है, वो कौन सा माध्यम है? सघन आपके पास। विरल माध्यम का अपवर्तनांक है μ1 और सघन माध्यम का, आपके अपवर्तनांक को हम लोग n से दर्शा रहे हैं ना, अपवर्तनांक है n और इसका अपवर्तनांक है n2। अब देखो ये किरण जाना कैसे चाहती है सर? सीधी। ये किरण सीधी जाना चाहती है। ये कौन सी किरण है सर? आपतित किरण है। कौन सी? आपतित किरण। परंतु ये किरण विरल माध्यम से कहां जा रही है? सघन माध्यम में। जब किरण विरल से सघन में जाती है तो उसका एक गुण बनता है। वो गुण क्या है? कि जब भी किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब के ओर झुकती है। अपवर्तन का यही तो गुणधर्म था आपके पास। तो ये रहा अभिलंब और ये रहा किरण। इस किरण को अभिलंब की ओर झुकाना है, इसलिए ये किरण अब इस प्रकार से गुजरेगी। गुजर गई। ये था P Q, ये बिंदु क्या बोल देते हैं बेटा? R। प्रथम पृष्ठ से जो अपवर्तित किरण है वो इस द्वितीय पृष्ठ पर आपतित किरण का काम करती है। तो ये इसका क्या बनेगा? द्वितीय पृष्ठ का आपतन बिंदु। अब ये आपतन बिंदु इस पृष्ठ के समतल पृष्ठ का हिस्सा है, इसलिए इस आपतन बिंदु पे अभिलंब कैसे बनाएंगे? इस बिंदु पे पृष्ठ का एक लंबवत घटक, ये मेरा लंबवत घटक है। ये इस बिंदु का क्या कहलाएगा बेटा आपके पास? अभिलंब आपके पास।
अब ये किरण जाना कैसे चाहती है सर? सीधा, परंतु ये सघन से किसमें जा रही है? विरल में। और आपको पता है कि जब किरणें सघन से विरल में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हटती है। अगर ये किरण ऊपर की तरफ मुड़ी तो ये अभिलंब के पास आ जाएगी। दूर हटने का मतलब है कि ये कहाँ आएगी सर? नीचे की ओर। ये आ गई आपके पास। अंत में जो किरण हमें प्राप्त होती है, इस किरण को कहा जाता है बेटा निर्गत किरण। क्या कहते हैं इसको? निर्गत किरण। ये तो इसका हो गया बेटा रे डायग्राम। यहाँ पे मुझे कुछ एंगल बताने हैं। देखो, जब भी प्रिज्म की डेरिवेशन आप करोगे तो एक बात का ध्यान रखोगे कि समान माध्यम में बनने वाले कोणों को एक ही सिंबल से आपको रिप्रेजेंट करना है। जैसे समझाता हूं, ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है। इसके बीच बनने वाला कोण कहलाएगा आपतन कोण। इसको किससे दर्शाएंगे बेटा? I1 से। ये अभिलंब है और ये अपवर्तित किरण है। इसके बीच बनने वाला कोण क्या कहलाएगा बेटा? अपवर्तन कोण। किससे दर्शाएंगे? R1 से। अब द्वितीय पृष्ठ की बात करते हैं। द्वितीय पृष्ठ के लिए ये अभिलंब है और ये आपतित किरण है। इसके मध्य बनने वाला कोण कहलाएगा आपतन कोण, परंतु इसको दर्शाया किससे जाता है? R2 से। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोण इस काच में बन रहे हैं, इस सघन माध्यम में बन रहे हैं। और समान माध्यम में बनने वाले कोणों का निरूपण समान संकेतों से आपको करना है। अब ये निर्गत किरण है और ये अभिलंब है। इसके बीच बनने वाला कोण कहलाएगा अपवर्तन कोण, जिसको क्या बोलेंगे सर हम लोग? I2। क्योंकि ये भी हवा में बन रहा है और ये भी कहाँ बन रहा है बेटा? हवा में आपके पास। ठीक है। अब यहां देखिए आपके पास ये रेखा और ये रेखा, जैसे कि मैंने ऐसे बनाया, ये डैश, डेड डैश, और उसके बाद मैंने रेड पेन से बनाया। ठीक है। तो ये कोण मैंने कितना लिखा है बेटा? I1। तो ये संपूर्ण कोण भी कितना होगा? I1 आपके पास। मैंने बीच में एक लाइन और बनाई है, ये लो। और ये कोण कितना बोल दिया मैंने? R1। देखो कुल कितना है? I1। इसमें से एक हिस्सा क्या हो गया? R1। तो बचा हुआ हिस्सा क्या होगा? I1 माइनस R1। तो सर ये जो हिस्सा है ये है I1 माइनस R1 आपके पास। ठीक इसी प्रकार से इस निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाओ आपके पास। यहां देखो, ये दिख रही है आपको रेड वाली लाइन, ये रेड वाली लाइन आपके पास, और ये वाली डेड डेड डैश, और ये ऐसे। ये टोटल कोण कितना बताया गया है सर? I2। तो इसका ये सम्मुख कोण भी कितना होगा? I2। परंतु बीच में एक लाइन ऐसे गुजर रही है और ये कोण कितना बोल दिया मैंने? R2। तो बताओ बचा हुआ कोण कितना होगा? सर कुल I2 है, उसमें से एक R2 हिस्सा हो गया, तो बचेगा क्या? I2 माइनस R2। तो ये जो कोण यहाँ बच रहा है ये है बेटा I2 माइनस ऑफ R2। ठीक है। यहाँ पर एक परिभाषा हमें बतानी है बेटा। परिभाषा क्या है उसको ध्यान से समझना आप लोग। देखिए, आपके पास दो किरणें होगी। कितनी किरणें होगी बेटा? दो। एक तो है आपतित किरण। ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। एक है निर्गत किरण। ये निर्गत किरण। आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य बनने वाला कोण क्या कहलाता है बेटा? विचलन कोण। क्या कहलाता है? विचलन कोण। तो परिभाषा क्या याद रखोगे? विचलन कोण क्या होता है आपके पास? आपतित किरण तथा निर्गत किरण के मध्य बनने वाला कोण विचलन कोण कहलाता है। विचलन कोण कहलाता है आपके पास। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें इस कांच का, ये जो प्रिज्म जिससे बना हुआ है, उसका अपवर्तनांक ज्ञात करना है। उसके लिए डेरिवेशन कैसे स्टार्ट करेंगे? आपको देखो एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। नहीं, समकोण त्रिभुज नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे चतुर्भुज। और चतुर्भुज का नाम क्या है? ARC।
इसको मान लो टी, इसको मान लो यू, ठीक है। चतुर्भुज का नाम है ए क्यू टी आर। देखो इसको फ्रेम को मैं बाहर बना देता हूँ, कुछ ऐसे है ये आपके पास, ये है ए, फिर ये बिंदु है क्यू, फिर है ये टी, और ये कितना बेटा आर। ये चतुर्भुज है। देखो ये जो क्यू टी की लाइन है ये अभिलंब है, ये क्यू टू की लाइन क्या है अभिलंब, और ये जो ए क्यू की लाइन है ये पृष्ठ है। अभिलंब पृष्ठ के साथ कितना कोण बनाता है 90 डिग्री। इसी प्रकार से इधर देखो ये ए आर की लाइन क्या है पृष्ठ है, और टी आर की लाइन क्या है अभिलंब, ये भी कितना कोण बनाता है 90 डिग्री। आपको ये तो पता ही है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। अगर इसके दो कोणों का योग 180 हो गया, 90 और 90 180, तो बचे हुए ये दो कोणों का योग कितना होगा बेटा 180, तो कुल कितना होना चाहिए 360। चतुर्भुज ए क्यू टी आर में आप क्या लिख सकते हो, कोण कितना ए, प्रिज्म कोण प्लस ये वाला कोण टी, टी का नाम हो जाएगा क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर का योग कितना होगा सर 180। यहां से एंगल क्यू टी आर बराबर हो जाएगा 180 माइनस एंगल ए, समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 बनाने में किसमें दिक्कत नहीं होगी। आप एक चतुर्भुज लोगे और चतुर्भुज के दो कोण आपको कितने दिखेंगे 180, तो बचे हुए दो कोणों का योग भी कितना होगा 180। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपके पास कोण क्यू टी आर का मान हो जाएगा 180 माइनस एंगल ए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है बेटा आपको कि एक त्रिभुज देखना है। देखो आपको एक त्रिभुज दिखाई पड़ रहा होगा, ये रहा त्रिभुज। तो त्रिभुज है आपके पास क्यू आर टी, क्यू आर टी, इसको मैं साइड में बना देता हूं, कुछ ऐसा बन रहा है क्यू आर टी। ये कोण कितना है R1 और ये कितना है R2। आपको ये पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो हमने बोला कि पहला कोण है R1, दूसरा है R2 और तीसरा है एंगल QTR। इनका योग कितना होगा 180। परंतु एंगल QTR का मान क्या होता है 180 माइनस एंगल है। रिलेट करो उस चीज को, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस आपके पास कितना बेटा 180 माइनस एंगल ए बराबर 180। देखो 180 से 180 कट गया, एंगल ए को बराबर को उधर लेके जाओगे तो R1 प्लस R2 बराबर हो जाएगा एंगल ए, समीकरण नंबर 2। कितने नीचे का कवर हो रहा है क्या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। अब आगे ध्यान दो, आपके पास हमें एक और समीकरण बनाना है। उसके लिए हम त्रिभुज काम में लेंगे बेटा क्यू यू आर, क्यू यू आर। तो हमने बोला त्रिभुज आपके पास बन रहा है क्यू यू आर, उसकी संरचना कुछ ऐसी है, ठीक है। ये है क्यू यू आर, ये कौन है I1 माइनस R1, ये है I2 माइनस R2 और ये है विचलन कोण कितना डेल। आपने त्रिभुज का एक कंसेप्ट ये भी पढ़ा है कि दो आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के मान के क्या होता है बराबर। प्रॉपर्टी अप्लाई करो तो बाहरी कोण कौन है डेल, ये बराबर होगा I1 माइनस ऑफ R1 प्लस I2 माइनस ऑफ R2। सिंप्लीफाई करो, डेल बराबर कितना I1 प्लस I2, I1 I2 को एक साथ लिख दिया, इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस, माइनस कॉमन लेंगे R1 प्लस R2 आपके पास, ये किसका मान आ गया डेल का। परंतु R1 प्लस R2 को क्या लिख सकते हैं बेटा एंगल ए, तो यहाँ से डेल बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस एंगल ए। इस माइनस एंगल ए को बराबर के उधर लेके आओ, तो I1 प्लस I2 बराबर डेल, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का एंगल है। ये बना बेटा समीकरण नंबर 3। अब देखो जब आप इस प्रिज्म का क्या करोगे, एक मिनट बेटा, देखो बेटा आपके पास I1 प्लस I2 इक्वल टू क्या होता है डेल प्लस एंगल है आपके पास। मैं कह रहा था क्या कि जब आप प्रैक्टिकल करोगे प्रिज्म का
तो प्रयोग से आपको ये प्राप्त होगा। प्रयोग से जब आप क्या करोगे बेटा, एक तो विचलन कोण और एक आपतन कोण के मध्य ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके से प्राप्त होगा और ये इस ग्राफ का न्यूनतम बिंदु होगा, अर्थात यहाँ पर विचलन कोण का मान क्या होगा, मिनिमम। जब आपको ये पता लगेगा, ये शर्त ये होगी कि जब विचलन कोण क्या होगा, मिनिमम होगा, विचलन कोण का मान किसके बराबर होगा, उसके मिनिमम कोण के मान के बराबर होगा, तो आपको ये इंफॉर्मेशन पता लगेगी कि समान माध्यम में बनने वाले कोण क्या हो गए, समान हो गए। अर्थात ये I1 और ये I2 कौन से माध्यम में बन रहे थे, हवा में, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, I1 बराबर I2 हो जाएगा। और R1 और R2 कहाँ बन रहे थे बेटा, आपके पास कांच के अंदर, तो ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे, R1 बराबर होगा किसके, R2 के। ऐसा कब होगा, जब विचलन कोण का मान उसके न्यूनतम विचलन कोण की क्या होगा, बराबर। और ये बातें आपको प्रयोग से पता लगने वाली है, ठीक है। यहाँ पे I1 बराबर I2 को मैं क्या मान लेता हूँ, I, और R1 बराबर R2 को मैं क्या मान लेता हूँ बेटा, R आपके पास। अगर मैं ऐसा मानता हूं तो समीकरण कौन कौन से आपके पास, एक तो 2 और समीकरण 3 से, समीकरण 2 व 3 से। चलो समीकरण 2 को देखते हैं। R1 और R2 बराबर है और कितने मान लिए गए, R। R1 की जगह क्या रखेंगे, R, R2 की जगह भी क्या रखेंगे बेटा, R। R प्लस R कितना हो जाएगा, 2R। ये हो जाएगा 2R बराबर एंगल ए, R बराबर होगा एंगल ए बट्टा 2। ठीक इसी प्रकार से समीकरण 3 की बात करता हूं, I1 प्लस I2, I1 और I2 तो बराबर हो गए, कितना मान लिया जाएगा बेटा, I। तो इसको भी I मान लेंगे, इसको भी I मान लेंगे, कितना हो जाएगा ये 2I। तो ये हो जाएगा 2I बराबर डेल का मान किसके बराबर हो जाएगा, डेल मिनिमम के, डेल मिनिमम प्लस में क्या चल रहा है, एंगल ए। तो यहां से I बराबर होगा डेल मिनिमम प्लस एंगल ए बट्टे में क्या, 2। ये हमें R का मान प्राप्त हो गया, ये I का मान प्राप्त हो गया। अब आपने स्नेल का नियम तो पढ़ा ही है, तो किसका नियम बेटा, स्नेल के नियमानुसार। अगर मैं स्नेल के नियम की बात करूं तो आपके पास जो माध्यम का अपवर्तनांक होता है वो बराबर होता है साइन I बट्टा साइन R के। n बराबर साइन I है आपके पास, तो I का मान कितना आपके पास, डेल मिनिमम प्लस एंगल ए बट्टा 2। ये हो जाएगा साइन डेल मिनिमम प्लस एंगल ए बट्टे में 2 भाग क्या लिखा है बेटा, साइन R। R का मान कितना है, एंगल ए बट्टा 2। ये हो जाएगा बेटा साइन एंगल ए बट्टे में 2 आपके पास। ये जो सूत्र निकल के आया ये क्या कहलाता है बेटा, आपके पास प्रिज्म सूत्र। क्या कहलाता है, प्रिज्म सूत्र। एक बार इतने कोने का दिखाई दे रहा है क्या आपको, ठीक है। अब देखो इसी से हमें एक और सूत्र बनाना है। जैसे आपने पढ़ा है, हम जानते हैं कि आपके पास यदि साइन थीटा बहुत छोटा हो तो उसको लगभग क्या मान लिया जाता है बेटा, थीटा। अगर ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ अप्लाई करूँ आपके पास तो n अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा, भाई साइन थीटा बहुत छोटा होता है तो किसके बराबर होता है, थीटा के। अब यहाँ से साइन हट जाएगा, केवल क्या बचेगा बेटा, डेल मिनिमम प्लस एंगल ए बट्टे में 2 भाग, यहाँ साइन हट जाएगा, क्या बचेगा, एंगल ए बट्टा 2। ये 2 से 2 मैंने काट दिया। अब इसको वर्ग गुणा करो तो ये हो जाएगा एन एंगल ए बराबर कितना, डेल मिनिमम प्लस एंगल ए। यहाँ से मुझे इस डेल मिनिमम का मान निकालना है तो एंगल ए को उधर ट्रांसफर कर दूंगा मैं। तो बताओ डेल मिनिमम बराबर क्या हो जाएगा, एन एंगल ए माइनस ऑफ एंगल ए। अब देखो बेटा एंगल ए दोनों में क्या है, कॉमन आपके पास, तो डेल मिनिमम बराबर हो जाएगा एंगल ए कॉमन एन माइनस 1। अर्थात जो विचलन कोण का मान है और उसमें भी किसका,
न्यूनतम विचलन कोण का मान केवल आपके एक तो प्रिज्म कोण पे निर्भर करता है और एक निर्भर करता है किसके ऊपर, उस माध्यम के अपवर्तनांक के ऊपर। विचलन कोण का मान इसके अलावा किसी और चीज पर निर्भर नहीं करता आपके पास। तो ये सूत्र अभी आप याद रखेंगे कि आगे जाके जब मैं वर्ण विक्षेपण पढ़ाने वाला हूँ इसी लेक्चर में, तो उसमें इस सूत्र को मैं काम में लेने वाला हूँ डायरेक्ट आपके पास। तो एक बार यहाँ तक का बेटा पूरा स्क्रीनशॉट लें। देखिए बेटा, सबसे पहले हमें पढ़ना बेटा प्रकाश का विक्षेपण। 3 परिभाषा ही हमें यहाँ पढ़नी, छोटी छोटी आपके पास। तो प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है, जैसे मान लो ये प्रिज्म है और इस प्रिज्म के ऊपर ये श्वेत प्रकाश आपतित हुआ। तो ये जो श्वेत प्रकाश जब इस प्रिज्म पे आपतित होता है तो ये अपने 7 रंगों में क्या हो जाता है बेटा, विभक्त। ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। और फिर ऐसे निकल जाएंगे आपके पास 1 2 3 4 5 6 7। तो ये तो कौन सी किरण होगी सर, आपतित किरण, और ये क्या होगी, निर्गत किरण। तो ये आपतित किरण है, ऊपर वाला कलर रेड होगा और जो लास्ट में निकलेगा वो आपके पास कौन सा होगा बेटा, बैंगनी आपके पास। तो इन कलर का एक क्रम होता है VIBGYOR आपके पास। अब देखिए प्रकाश के विक्षेपण का मतलब क्या है। जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पे आपतित होती है तो वो अपने अवयवी रंगों अर्थात अपने 7 रंगों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। इस घटना को क्या देते हैं बेटा, वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। तो श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना प्रकाश का क्या कहलाती है, विक्षेपण। तो ये प्रकाश का विक्षेपण था। यहाँ देखो ये आपतित किरणें हैं और ये सब निर्गत किरणें हैं। तो आप देख पा रहे हो क्लियरली कि लाल कलर के साथ जो विचलन कोण बनेगा वो इतना होगा और बैंगनी रंग के साथ जो विचलन कोण बनेगा वो इतना होगा। ये वॉयलेट कौन सा रंग है बेटा, बैंगनी रंग। तो यहाँ पता क्या लग रहा है कि लाल रंग का विचलन कोण जो है वो बैंगनी रंग के विचलन कोण से क्या है, छोटा। अगर मैं इस विबग्योर की बात करूं VIBGYOR, तो आपको पता है कि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है और बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे क्या होती है, कम होती है। तो ये तो हो गया रेड और ये हो गया वॉयलेट। अर्थात अब एक संबंध पता लगता है कि जिसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा है उसका विचलन कोण क्या होगा बेटा, कम। तो हम बोल सकते हैं कि जो आपके पास तरंगदैर्घ्य है वो विचलन कोण के मान की क्या होती है बेटा, व्युत्क्रमानुपाती होती है आपके पास। तो ये तो पहली परिभाषा और उससे मिलने वाली इंफॉर्मेशन आपके पास। दूसरी परिभाषा क्या है बेटा, कोणीय विक्षेपण, जिसको किससे दर्शाते हैं, थीटा से। तो ये क्या होते हैं कि जो आपके 7 रंग विभाजित हो रहे हैं उनके अंत में 2 कलर कौन से हैं सर, ऊपर तो है रेड, नीचे है बैंगनी। तो ये लाल और बैंगनी रंग के जो विचलन कोण है ये एक समान थोड़ी है, नहीं सर। जो लाल रंग है उसका विचलन कोण कम है और बैंगनी का विचलन कोण क्या है, ज्यादा है। तो इन दोनों कोणों के बीच में कुछ क्या होगा, अंतर। जैसे लाल रंग का विचलन कोण है 5 डिग्री का, बैंगनी का है 15 डिग्री का, तो दोनों के बीच में कितने डिग्री का अंतर हो गया, 10 डिग्री का। तो ये जो दोनों के बीच का अंतर होगा यही अंतर क्या कहलाता है बेटा, कोणीय विक्षेपण। कोणीय विक्षेपण कितना होगा, थीटा, ये बराबर होगा बैंगनी रंग के विचलन कोण व लाल रंग के विचलन कोण के बीच का अंतर। बैंगनी तथा लाल रंग के विचलन कोण का अंतर क्या कहलाता है बेटा, कोणीय विक्षेपण कहलाता है। अब देखिए आपके पास ये क्या होता है बेटा, प्रिज्म कोण। और प्रिज्म कोण जो है वो एक भौतिक राशि है, उसमें चाहे से लाल रंग का प्रकाश गिरे चाहे से बैंगनी रंग का प्रकाश गिरे, इसके इस भौतिक कोण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये नियत बना रहेगा आपके पास। परंतु ये जो माध्यम का जो अपवर्तनांक है इसका मान अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग आता है। जैसे जब यहाँ लाल रंग का प्रकाश गिरेगा तो इस कांच का अपवर्तनांक कुछ और होगा, जब नीले रंग का प्रकाश गिरेगा तो वहां कांच का अपवर्तनांक कुछ और होगा।
यहाँ देखो विचलन कोण का सूत्र होता है एंगल ए माइनस अपवर्तनांक -1 आपके पास। तो मैं यहाँ से सूत्र बनाना चाहता हूँ कि बैंगनी रंग के लिए विचलन कोण का सूत्र क्या होगा। अब उस सूत्र को मैं देखूं आपके पास तो वो होगा एंगल ए, अपवर्तनांक कौन से रंग का, बैंगनी रंग के लिए -1 आपके पास, क्योंकि प्रिज्म कोण तो किसी भी रंग पे निर्भर नहीं करता आपके पास, इसलिए ये तो हमेशा सेम बना रहेगा, परंतु हर एक रंग के लिए अपवर्तनांक का मान क्या होता है, अलग अलग। ऐसे ही अगर मैं रेड के लिए उस सूत्र को लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल ए एन रेड -1 आपके पास। इन दोनों सूत्रों को यहां रखो तो आपको एक नया सूत्र प्राप्त होगा, थीटा बराबर डेल वी को मैं ये लिख सकता हूं एंगल ए एन वी -1, फिर माइनस साइन डेल आर को लिख सकता हूं मैं एंगल ए ब्रैकेट में एन आर -1, अंदर की तरफ ओपन करो तो ये हो जाएगा एंगल ए एन वी माइनस एंगल ए, ये माइनस साइन गुणा होगा एंगल ए ऑफ एन आर माइनस माइनस प्लस प्लस का एंगल ए, माइनस एंगल ए प्लस एंगल ए कट गया तो थीटा बराबर, देखो इसमें भी एंगल ए है इसमें भी एंगल ए है, दोनों में आप कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा एन बी माइनस ऑफ एन आर। ये हो गया आपके पास क्या, कोणीय विक्षेपण का सूत्र। अंतिम परिभाषा जो है वो है वन विक्षेपण क्षमता, जिसको किससे दर्शाते हैं बेटा, ओमेगा से। ध्यान दीजिए, अगर कभी आपने इंद्रधनुष देखा है, कभी क्या सबने देखा ही होगा, परंतु आपने एक चीज नोटिस की होगी कि उस इंद्रधनुष की जो ऊपर की परत होती है उसमें लाल रंग का प्रभाव ज्यादा होता है, नीचे की जो परत होती है उसमें स्काई कलर, आपके पास जो आसमानी कलर है उसका प्रभाव ज्यादा होता है, और बीच के अंदर आपको पीले रंग का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। अर्थात अगर ये अपने 7 रंगों में विभाजित हो रही है तो मध्यम रंग किसका होगा, पीला होगा आपके पास। और पीले रंग का विचलन कोण कितना होगा वो अगर लिखना चाहूं मैं, जैसे मैंने बैंगनी का लिखा, लाल का लिखा, ऐसे ही मैं पीले रंग का लिख दूंगा, येलो कलर का, तो विचलन कोण का मान होगा एंगल ए एन येलो -1 आपके पास। अब देखिए वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है आपके पास, जो प्रिज्म के पदार्थ है उसकी वर्ण विक्षेपण क्षमता को परिभाषित ऐसे किया गया है, वो होती है ओमेगा, वो होता है आपके पास जो कोणीय विक्षेपण आया, कोणीय विक्षेपण कोण थीटा, तथा जो मध्यम रंग का विचलन कोण है, मध्यम रंग कोण है बेटा येलो का क्या, विचलन कोण, इनका ये जो अनुपात होगा उसी अनुपात को क्या कहते हैं बेटा, वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है, कोणीय विक्षेपण और मध्यम रंग के विचलन कोण का अनुपात। अब इस थीटा का मान मैं निकाल चुका हूं, कितना होता है, एंगल ए एन वॉलेट माइनस एन ऑफ रेड डिवाइड बाई, ये येलो है, येलो का मान कितना है सर, एंगल ए एन येलो -1, एंगल ए से एंगल ए कट गया तो ये हो जाएगा बेटा एन वॉलेट माइनस एन रेड अपॉन एन येलो -1। ये किसका मान आ गया बेटा आपके पास, वर्ण विक्षेपण क्षमता का मान। ये हमारा प्रिज्म खत्म होता है। वीडियो पसंद आता है आपको लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको बेटा शेयर करें। थैंक यू।